जब इसका हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं लिवर डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस में, उसमें हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए थे जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में, कुछ तो चीजें जो है कवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में किया है। जिसमें ये था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड लिवर डिजीज क्या होती है और इसके सिम्टम्स यानी अलामात क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह इसकी मॉनिटरिंग की जाए, और फाइनली ये कि सीएफ रिलेटेड लिवर डिजीज का आउटकम क्या होता है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें ये है जी कि व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज, और उसमें दो सवाल थे जो ऑलमोस्ट रिलेटेड ही हैं, तो उन दोनों का फिर डॉक्टर नादिया जवाब देंगी। उसमें यह है कि जी सीएफ जो है वो लिवर पर किस तरह असरअंदाज होता है, और दूसरा ये कि किस उम्र में अमूमन जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज जाहिर होती है। जी डॉक्टर नादिया। अच्छा, जिस तरह हमने देखा अपनी प्रेजेंटेशन में भी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस तरह हमारे लिवर को इन्वॉल्व हेलो जुबिया, जी मेरी डॉक्टर आवाज आ नादिया। रही है? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी हेलो। आपकी आवाज। जी डॉक्टर नादिया अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है तो ड्यू टू थिक सिक्रीशंस हमारी बाइल थिक बनती है, उसकी वजह से जो है तो रीजन वही होती है सीएफटीआर जीन की म्यूटेशन। थिक बाइल जो है तो वहां पे स्टेसिस स्टार्ट कर देती है, वहां पे छोटे छोटे हमारी कैनेलिकुलाई छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं लिवर के अंदर, वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उन डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से जो सराउंडिंग लिवर पेरेन्काइमा होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ऐसा ऐसा ये जो है तो लिवर की जो डिजीज है वो लिवर स्टार्ट हो जाती है। किस एज में? यूजुअली हमने कहा कि सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ, एडोलेसेंट बच्चों को ये अफेक्ट करती है, लेकिन जिनमें मेकोलियम आइलियस की हिस्ट्री हो तो उनमें एज यंग एज 5 to 8 years भी ये डिजीज स्टार्ट हो सकती है। जी सर सही कुछ है। ऐड करना चाहेंगे? जी सर। मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने कवर कर लिया है। तो यही है कि जिन लोगों को मेकोनियम आलियस स्टार्ट से हुआ है या जिन्हें कोलिस्टैटिक जॉन्डिस शुरू से हुई थी विदाउट इवन मेकोनियम आलियस, तो उनके चांसेस हैं कि ज्यादा हो सकते हैं लिवर डिजीज डेवलप करने के। और बिलखसूस जिनकी जो म्यूटेशंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग किस्म की हो, जैसे डेल्टा 508 वाली म्यूटेशन जो होती है वो, और पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, दीज आर द चिल्ड्रन जो कि रिस्क जिनको ऊपर होता है, जो कि बाद में भी कवर किया जाता है और प्रेजेंटेशन में भी कवर किया गया है। तो ये वो लोग हैं। और मेन वजह जो जिसकी वजह से जैसे बताया गया, जैसे लंग्स में स्क्रीशन जमा होती हैं और इससे म्यूकस जो है वो नालियों के ब्रीदिंग नालियों को बंद कर देता है, इसी तरह ये लिवर की नालियों को बंद कर देता है, जिसके बाद फिर बाकी का लिवर जो है इन्वॉल्व होता है। तो ये अंडरलाइंग मैकेनिज्म इसका यही है कि नालियां वगैरह जो है, बाल डक्ट्स जो है, उन्हें बंद करने के हिसाब से स्लगिश फ्लो होने की वजह से लिवर को अफेक्ट करता है। माशाल्लाह आपने हॉबी से बहुत अच्छा कवर कर लिया, मेरे कहने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू सर। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी है क्वेश्चंस की। उसमें ये था कि जी उसमें सवाल आते हैं कि सीएफएलडी के अलामात के बारे में, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में लिवर डिजीज के अर्ली साइंस क्या हैं, और ये कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के वो उसी तरह का सवाल है कि साइंस सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। थर्ड ये है कि क्या अलामात हैं जिनसे पता चलेगा कि लिवर डिजीज प्रोग्रेस हो रही है या बीमारी मजीद एडवांस हो रही है। और लास्टली ये कि कौन सी ऐसी अलामत है जिससे अंदाजा हो सकता है कि बच्चे को लिवर डिजीज शुरू हो रही है। ये मिलती जुलती चीजें हैं जी डॉक्टर नादिया।
जी, थैंक यू ज़ुबिया। हमने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि एक तो लिवर डिजीज शुरू, अगर बच्चे को शुरू से पैदाइशी जॉन्डिस हुआ, जिसको हम न्यूनेटल कोलिस्टेसिस कहते हैं, वो अर्ली लाइफ में हो गया, उससे पता चलेगा। लेकिन जिनको अर्ली जॉन्डिस न्यूनेटल कोलिस्टेसिस नहीं हुआ और अभी उनको सिर्फ लंग की इन्वॉल्वमेंट है, और उनमें देखना है कि आया लंग के साथ साथ अब उनका लिवर इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो उनके लिए फर्स्ट साइन ये होगा कि क्लिनिकली अगर उनका लिवर देखा जाए, उनका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि लिवर का बिलो कोस्टल मार्जिन पैल्पेबल हो, तो इसका मतलब है कि हेपेटोमेगली है। तो फर्स्ट साइन होगा कि उनका लिवर इनलार्ज होगा। दूसरा जो है, तो फिर बाज बच्चों में लिवर इनलार्ज हो या ना हो, सिर्फ उनके जो है तो ट्रांसएमिनेजेस एलिवेट होते हैं, ALT AST एलिवेटेड होते हैं, बिकॉज वो जहाँ पे ब्लॉकेज हुई होती है ना बाइल, उसके आसपास थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो शुरू हो जाती करती है। तो ये तो इनिशियल साइंस हैं जिनको हम स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, कि अगर हमें ये देखना हो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे में लिवर इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, तो क्लिनिकली हमें देखना है कि उसको हेपेटोमेगली है कि नहीं है, और बायोकेमिकल अगर हम देख लें कि उसके ट्रांसएमिनेसेस ALT AST एलिवेटेड हैं कि नहीं है, तो फिर जो है तो फर्दर हम उसको फिर लिवर डिजीज के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर इन साइन का प्रोग्रेस होना, एक दफा अगर आइडेंटिफाई हो गया, प्रोग्रेशन के लिए फुल पैनल ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट हैं, जिसमें सिंथेटिक लिवर फंक्शंस हैं, PT, INR, सीरम एल्ब्यूमिन, गामा GT, एल्कलाइन फॉस और बिलिरुबिन। और फिर अल्ट्रासाउंड में जो है तो फिर देखना पड़ता है कि लिवर का टेक्सचर कैसा है, लिवर का टेक्सचर कैसा है, वहाँ पे स्टीटियोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस के कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, पोर्टल हाइपरटेंशन का कोई साइन मिल रहा है नहीं मिल रहा, स्प्लीनोमेगली हो रही है नहीं हो रही, फिर ये प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिजीज होता है। फिर इसके बाद जब सिंथेटिक फंक्शंस इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएं, जब लिवर के साथ साथ स्प्लीन, जिसको उर्दू में तिल्ली कहते हैं, वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाए, फिर पेट में साइटिस भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं पेट में पानी होना, एल्बुमिन की कमी की वजह से फिर जिस्म का फूलना, पाँव में एडिमा हो जाना, फिर ये इसके लिवर डिजीज के प्रोग्रेशन के साइन होते हैं, जॉन्डिस का आ जाना, आंखों का पीला हो जाए या कान का आ जाना। ठीक, जस्ट मैं ये डॉक्टर्स हजरात के लिए भी थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये जैसे सिम्टम्स है ना, मोस्ट बच्चे बिलखसूस जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कि उनको किसी किस्म की कोई अलामत जाहिर नहीं होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते उनके CF लिवर डिजीज करने के। तो उमूमन ये होता है कि जब भी बच्चे क्लिनिक में जाते हैं, और इसीलिए इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये CF क्लिनिक्स वगैरह जो है वो सेटअप ऐसी हो कि जब बच्चे जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चेस्ट को जो है वो चेस्ट को टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया, स्टेथोस्कोप लगा लिया और कह दिया कि सब ठीक है, बल्कि उनका पेट भी जो है एज ए रूटीन जो है हर क्लिनिकल विजिट के ऊपर हम चेक करते हैं, ये इसी चीज़ को देखने की कि लिवर एनलार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो लिवर एनलार्ज होने जो है वो जैसे शुरू में वो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चा किसी किस्म की कोई कंप्लेन करें कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है या वो हो रही है, वो जॉन्डिस वगैरह या कान वगैरह की कोई शिकायत नहीं होती है। तो ये एक तो है कि डॉक्टर जो है वो प्लीज मेक श्योर कि जब बच्चे आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले आते हैं तो उनका ना सिर्फ चेस्ट बल्कि बाकी की चीजें हैं वो भी स्क्रीन किया करें, और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन वो भी करें कि वो कैसी है। दूसरा ये है कि अमूमन जो कि मैं ग्रुप में पहले शेयर कर चुका हूँ कि हर साल जो है वो बच्चों के यहाँ एनुअल टेस्ट होते हैं, जिसमें कि लिवर का फंक्शन वगैरह भी वो इंक्लूडेड होता है। तो कई दफा अमूमन आजकल बच्चों में बिलखसूस जो इंसिडेंस ऑफ लिवर डिजीज बढ़ रहा है वो इस वजह से है कि स्क्रीनिंग इनकी हो रही है, और स्क्रीनिंग के थ्रू वो पिक अप हो रहे हैं। तो उसका ये है कि इलाज जैसे कि सोडियोक्सिकोलिक एसिड वगैरह है वो शुरू से या अर्ली स्टेज में देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि लिवर में जो मजीद किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाल डक्ट्स की वो फिर नहीं होएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन ऐसा है कि डॉक्टर जो है वो ख्याल रखें कि बच्चे को सिर्फ चेस्ट नहीं है बल्कि उनका पेट भी देखना होता है, और जो है हर साल तकरीबन जो है वो कोशिश करें कि एक
प्रोग्राम के मुताबिक उनके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, जो कि मैं ग्रुप में कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, वो जो है वो स्क्रीनिंग की जाए ताकि पता चलता रहे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम डेवलप होने वाली तो नहीं है, और अगर हो रही है तो फिर उसको सही तरह से एड्रेस किया जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली और डॉक्टर नादिया। नेक्स्ट हमारे जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो ये था कि जी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज के। उसमें पहला सवाल ये था कि सीएफ में वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स या फैक्टर्स हैं जो कि लिवर फंक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। सेकंड ये कि कौन से सीएफर्स खुसूसन लिवर डिजीज के लिए एट रिस्क होते हैं। फिर ये कि क्या वो सीएफएस जिनमें पेट के या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के मसाइल या अलामात ज्यादा होती हैं उनमें ये लिवर डिजीज होने के भी रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। देन ये कि क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज एडल्ट सीएफएस में ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा जेंडर में ज्यादा होते हैं, यानी लड़कियों में ज्यादा होने के चांसेस हैं या लड़कों में। देन ये है कि क्या सीएफ सभी सीएफएस के लिवर पर एक ही तरह से अंदाज होती है या पर्सन टू पर्सन इसमें फर्क होता है। डॉक्टर अच्छा, जिस तरह हम प्रेजेंटेशन में भी देख चुके हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वो जो कुछ फैक्टर्स हैं लिवर फंक्शंस, यानी कि जिन सीएफर्स में लिवर ज्यादा इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। तो वही मेल जेंडर जिनको बचपन में पैदाइशी मकोनियम आइलेस की हिस्ट्री है, जिनमें पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, और जिनको शुरू में न्यूनेटल कोलिस्टेसिस हुआ, और फिर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, और वो सीवियर म्यूटेशंस वही हैं जो कि सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो जो हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट्स में ज़्यादा लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं। दूसरा, जिस तरह ये पूछा इन्होंने कि जिनके जीआई सिम्टम्स ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा सीएफ रिलेटेड डिजीजेस हैं। जी, क्रोनिक पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी वाले बच्चों में ज्यादा रिस्क होता है। एक तो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशन कितनी सीवियर है जिसने मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व किया है इतने अर्ली। और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि ये जो क्रोनिक पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी या जीआई सिम्टम्स वाले होते हैं तो उनमें थोड़ा सा फिर मैल न्यूट्रिशन का और फैटी एसिड्स डेफिशिएंसी और फिर फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी, ये सारे फैक्टर्स मिलके फिर उनकी लिवर डिजीज को, लिवर सिम्टम्स को वर्सन करते हैं। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि जी हाँ, जिनमें जो है तो जीआई सिम्टम्स वाले हैं उनमें जो है तो लिवर ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जो लिवर डिजीज है वो सेकेंड डेकेड एडोलेसेंस में जाके लिवर को अफेक्ट करती है। इफेक्ट शुरू से किया होता है लेकिन एविडेंट हम कहते हैं कि तब जाके हेपेटोमेगली हो सकती है, तब जाके ट्रांसएमिनेजेस एलिवेट हो सकते हैं सेकेंड डेकेड में जाके। लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा कि जिन बच्चों को पैदाइश पे न्यूनेटल कोलिस्टेसिस हो गया था या मेकोनियम आइलियस हो गई थी, तो वो फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में भी लिवर डिजीज डेवलप कर सकते हैं। और ये तो हमने बता दिया पहले ही कि सारे सीएफर्स जो हैं तो इक्वली एक जैसे नहीं प्रेजेंट करते, वेरी करता है। किसी में लिवर डिजीज किसी तरह प्रेजेंट करेगी, किसी में लिवर डिजीज किसी तरह प्रेजेंट करेगी, सारे सेम नहीं प्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, पूरा स्पेक्ट्रम। सर प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने एडिक्वेटली सभी कुछ कवर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, नो नथिंग टू ऐड। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने कैटेगरी पे मूव करते हैं। उसमें रिस्क फैक्टर्स की बात है कि क्या उसके जो है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सीएलडी। तो उसमें इनका सवाल ये था कि इनको ये बताया गया था, ये यहाँ पहले भी रिस्क फैक्टर्स की ही बात कर रहे थे कि इनके बच्चे में जो है इनकी क्रियॉन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी उनके बच्चे को ज्यादा है। तो क्या वो ज्यादा एट रिस्क है डेवलप होने के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर डिजीज। जी डॉक्टर नादिया।
जी, रिस्क का तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है और अभी तक हमें इसकी अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशन नहीं पता कि कौन सी वो सीवियर वाली है, टोटल डिलीशन वाली उसकी म्यूटेशन है कि नहीं है। लेकिन अगर तो क्रियॉन्स को ज़्यादा की ज़रूरत उसको ज़्यादा पड़ती है, तो ये देखना है कि अब उसकी बैलेंस डाइट और उसका हाइट वेट और सारा विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है इस बेबी को। अगर अगर हम इस स्टेज पे ये चीज़ें कवर कर लेते हैं, उसकी हाइट वेट को देख लेते हैं, उसके एसेंशियल फैटी एसिड्स देख लेते हैं, उसके फैट सोल्युबल विटामिन्स को पूरा कर लेते हैं, तो हम उसकी इस लिवर डिजीज के रिस्क फैक्टर को बैलेंस करने की कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना। तो उसको ये वरी नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी उसका बच्चा ज्यादा क्रियॉन्स की नीड है, ज्यादा ऑयली स्टूल्स हैं, तो अब उसको लिवर डिजीज होनी है। हर पेशेंट, ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं सही। और है, लेकिन हम उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम उसकी न्यूट्रिशन गुड रखें और साथ साथ उसका हाइट वेट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना होने दें उसको। मैं एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये भी देखना है कि क्रियॉन की जरूरत जो है वो इतनी ज्यादा क्यों है। एक तो है कि वो वाकई पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंट भी हो सकती हैं। कई बच्चे शुरू में पैनक्रियाटिक सफिशिएंट होते हैं लेकिन टाइम के साथ इनसफिशिएंट हो जाती हैं और उनकी जो जरूरियात हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि बच्चा ये क्रियॉन ले कैसे रहा है, क्योंकि अगर सही तरीका से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, कैप्सूल खोल के लिए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, तो उनको वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, उनका असर जो है वो जाहिर हो जाएगा, तो इसलिए बच्चे को उसका फायदा नहीं होगा, लिहाजा आपको ज्यादा देना पड़ेंगे। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि आप उनको स्टोरेज जो है वो सही तरीका से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे रिकमेंडेड है कि आप लेस देन 25 डिग्री टेम्परेचर पे करें। पाकिस्तान में टेम्परेचर गर्मियों में जो है वो 40 तक गया होता है, तो वो देखना है कि आपने वो स्टोरेज कैसे किए हैं कि उनके सही स्टोर ना करने की वजह से उनका असर जो है वो उतनी ज्यादा हो रहा। और साथ ये भी है कि उनकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें कि क्या एक्सपायरी डेट वाला तक का असर तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आम जो है चेक करने के हिसाब से कि देख लें कि ये चीजें उनके क्रियॉन की जो डोज है ज्यादा होने की जिम्मेदार तो नहीं है। और उसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट जैसे फैट इनटेक वगैरह के हिसाब से है वो देख लें, बाकी चीजें जैसे डॉक्टर नादिया ने कहा वो भी चेक कर लें। जी ठीक है। इसके बाद मॉनिटरिंग के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसमें दो क्वेश्चंस हैं। वो ये है कि सीएफ में लिवर डिजीज को किस तरह मॉनिटर किया जाएगा और किस उम्र पर हमें लिवर डिजीज की मॉनिटरिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये तो सर ने भी बता दिया कि लिवर डिजीज को जी मॉनिटर हम जो है तो हेपेटोमेगली से ही करेंगे। ईच विजिट पे जो है तो डॉक्टर हैव टू एग्जामिन द एब्डोमेन और देखना है कि लिवर इनलार्ज हुआ है कि नहीं हुआ। और वंस अगर इनिशियली जब कोई सिम्टम्स नहीं है, लिवर भी इनलार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट जैकेट में तो हम ईयरली जो है तो ट्रांसएमिनेजेस करवा सकते हैं। और फिर सेकंड डेकेड में जो है तो आपने अर्ली जो है तो 3 मंथली कराने होते हैं। और वंस जो है तो कोई एविडेंस मिल जाता है, हेपेटोमेगली है, एलिवेटेड ट्रांसएमिनेजेस हैं, अल्ट्रासाउंड पे जो है तो हेपेटोमेगली है, साथ में टेक्सचर ऑल्टर्ड हो गया है, फिर तो पूरा जो उसका पैनल है वो आपने जो है उससे फॉलो करना है उसको। ठीक है। लास्ट जो हमारा इसके प्रोग्नोसिस और आउटकम के बारे में है क्वेश्चंस, उसमें ये था कि एक ये कि क्या सीएफ रिलेटेड लिवर डिजीज रिवर्सिबल है और सीएफ में लिवर डिजीज के इंसिडेंस को किस तरह कम किया जा सकता है या इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्डली भी इसी तरह से था कि क्या कोई ऐसी तदबीर या अप्रोच है जिससे हम सीएफ में किसी किस्म की मतलब लिवर डिजीज को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी बल्कि ड्यूरिंग चैट भी एक क्वेश्चन ये आया था कि किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है लिवर डिजीज को। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लिवर डिजीज पे सच डाटा कुछ नहीं कहता रिवर्सिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेज ऑफ लिवर डिजीज पे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी तो सिर्फ ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट्स है, लेकिन अभी कहीं पे उसका इन्फ्लेमेशन, कोई स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस स्टार्ट नहीं हुआ,
तो तब तक तो हम कह सकते हैं कि अब बाइल डक्ट्स को ओपन कर दें, फ्लो को बढ़ा दें, तो फिर तो लिवर डैमेज होना कम हो जाएगा। बट वंस लिवर इन्फ्लेम्ड हो गया, उसका टेक्सचर ऑल्टर्ड हो गया है, तो उसको स्टेज पे डिपेंड करेगा कि स्टीटोसिस है तो ठीक है, उसको रिवर्स आप डाइट से और उससे कर सकते हैं, बट नॉट 100%। लेकिन अगर एक एडवांस लिवर डिजीज हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि थर्ड स्टेज है, सिरोस्टिक हो गया है लिवर, वो फिर रिवर्सिबल नहीं है, फिर वो प्रोग्रेस करेगा। फिर वो जो है तो लिवर डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस जब आएंगी तो फिर उसमें जो है तो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का सोचना पड़ेगा। और प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि जब डॉक्टर नादिया आप जो है म्यूट पे चली गई है। जी जी सर, अब ठीक है? जी अब आवाज आ रही है। जी सर, जी ये जी जी लास्ट जी। वाले क्वेश्चन में तो आपने सर उसमें तो लास्ट वन क्वेश्चन में जो था ना वो ये मैं कहना चाहता था रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से कि लिवर डिजीज जो है ना ये बगैर सीएफ के भी लोगों को हो सकती है। तो जैसे आम कॉमन वायरस इंफेक्शंस वगैरह होती हैं वो भी लिवर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जो जो एंजाइम जिनकी बात कर रहे हैं एएसटी और एएलटी और साथ कई दफा गामा जीटी वगैरह, ये भी आम वायरस फ्लू वाले जो वायरस हैं उनमें भी इफेक्ट हो सकते हैं। और आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी हो जाता है। तो ये कि किसी का टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल आया है, जरूरी नहीं है कि सीएफ की वजह से ही हो। और ये जो वायरसेस वाले सीएफ के होते हैं उसमें हेपेटाइटिस के भी हैं, एबीसी वगैरह जो भी होते हैं वो भी होते हैं। तो वो कई दफा वो खुद टाइम के साथ वो ठीक हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर सीएफ में लिवर डिजीज का अगर कुछ एंजाइम चेंज हुए हैं तो लिवर डिजीज की वजह से ही है। लेकिन उन्हें मॉनिटर डेफिनेटली जरूर करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, उनके एंजाइम ट्रेंड जो है वो देखना पड़ेंगे क्या कुछ है। तो ये बाकी दूसरी नॉन सीएफ पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है, और यही इन्फेक्शन जो है वो सीएफ वाले बच्चों को भी अफेक्ट कर सकते हैं और दे विल गेट बेटर विद टाइम और रिवर्सिबल हो सकते हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि अगर सीएफ की वजह से है तो फिर ये बाल को फ्लो पतला करने के लिए असो देने से वो मजीद जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रोग्रेशन है उसको भी स्टॉप किया जा सकता है। और अर्ली स्टेजेस में एंजाइम वगैरह जब फ्लो वगैरह होता है तो वो इन्फ्लेमेशन जो लिवर की हो रही होती है वो अंडर कंट्रोल आ जाती है और इट कैन बी कंट्रोल्ड, और आप कह सकते हैं कि रिवर्स हो चुका है। लेकिन लॉन्गर टर्म में उन्हें मॉनिटर करना ही पड़ता है कि देखते रहें कि खुदा ना करे कि आइंदा कोई ऐसी प्रॉब्लम दोबारा हो जाए। और जब आप सिरोसिस जो कि स्टेज 3 बता रहे हैं तो वो इज इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं आएगी। उसका यही है कि जो भी सपोर्ट हो सकती है वो करें। और यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ 7 साल के बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट हुए देखा हुआ है, तो वो हो जाता है। तो वो जो है वो इरिवर्सिबल है। लेकिन मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन का मकसद यही है कि हम अल्लाह ना करे कि उस स्टेज तक पहुंचे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, थैंक यू वेरी मच। एक और जो क्वेश्चन, वैसे तो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वो एक है कि व्हाट इज मिकोनियम आइलियस। तो अब ये तो पूरा इसके ऊपर एक टॉक हो चुकी है। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था, मैंने क्वेश्चन देखा है तो वो YouTube के ऊपर देखें तो पूरे का पूरा सेशन जो है वो मिकोनियम आलियस, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्टिव मिकोनियम आलियस वाला के हिसाब से, एक्यूलेंट मिकोनियम आलियस और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर पूरा सेक्शन जो है वो हुआ है। तो प्लीज वो ना हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर वो अपना प्रोग्राम देख लें, एंड आई विल टेल यू कि मिकोनियम आलियस क्या है। लेकिन अभी आपने पूछा है तो यही है कि मिकोनियम आलियस ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही इसकी आंतें जो है वो जो स्टूल होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, लेकिन उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की आंतें बंद हो जाती हैं और पेट फूल जाता है। तो दैट इज मिकोनियम आलियस इन वेरी सिंपल वर्ड्स। लेकिन मजीद तफसील के लिए आप जो है यूट्यूब के ऊपर जाकर आप प्लीज चेक कर लें।
ठीक है, एक क्वेश्चन विच इज अगेन नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान में जो जीन म्यूटेशन का पता चलाने के लिए किसका कोई टेस्ट अवेलेबल है अदर देन डेल्टा F508? तो वो किस तरह से करवाया जा सकते हैं? हाँ, तो डॉक्टर कंवल, आप के ऑब्जर्वेशन जो है वो जैसे हमारे पेशेंट्स हैं उन्हीं किया कि वहाँ पाकिस्तान में आम जो टेस्ट जेनेटिक टेस्ट है वो डेल्टा F508 का ही है, और अभी लेबॉर्ट्री जो है वो मजीद एक्सटेंसिव जो जीनोटाइपिंग है वो करने की कोशिश कर रही हैं, और कराची में वो सेटिंग हो रही है जो कि काफ़ी महंगी भी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सभी म्यूटेशन कवर करे. So I think they're trying to cover about 40 common mutations in our hospital at the moment at the cost of about 40,000 rupees. तो वो मैं पहले ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ कि there is a facility to bypass that one or provide some free genotyping जो कि through metabolic inborn errors of metabolism जो है उस सर्विस के थ्रू हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर नादिया इज पार्ट ऑफ दैट एज वेल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हर ऑफर टू हेल्प इन दैट रिगार्ड एज वेल. तो जो इस्लामाबाद की तरफ से वो नॉर्दर्न और गिलगित और पख्तूनस्तान की तरफ से जो है, बल्कि सुबह सरहद में तो उमूमन कहता हूँ कि मेरा ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो मैंने ग्रुप में पूछा भी था, मुझे 4 या 5 नेम आए थे जो मैंने डॉक्टर नादिया को फॉरवर्ड कर दिए हैं, और इंशाल्लाह वो वहाँ से चेकिंग हो जाएगी उनकी. तो वो जो प्लीज लेट मी नो कि आपके लिए लाहौर और इस्लामाबाद, दीज आर दी ओनली 2 प्लेसेस जहाँ की इस वक्त वो फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन आई नीड टू नो द इंफॉर्मेशन वगैरह के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी मुझे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह कर लेंगे. अभी 2 लाहौर की तरफ से हैं, एक मियाँ वाली से हैं, एक बुरे वाला से हैं फैमिली जो कि करवाना चाहती हैं, तो वो उनका लिंक जो है वो मैं लाहौर से इंशाल्लाह करवा दूंगा. तो वो चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगी, लेकिन एट दी कमर्शियल लेवल अभी पाकिस्तान में जो है वो डेल्टा F508 ही हो रही है, और बाकी जो है इन प्रोग्रेस है. लेकिन अगर किसी को मजीद दूसरी चाहिए सर्विसेज थ्रू इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म, तो प्लीज कंटेक्ट मी थ्रू द ग्रुप. ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादिया, डॉक्टर अली. सो यही क्वेश्चन थे हमारे, इसके फिर हम खत्म करें सेशन. थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया सबकी पार्टिसिपेशन का. और अगर लोगों के जहन में कोई डिफरेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम पिछले 8 महीने से ये कवर कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो लिवर कॉम्प्लिकेशन के ऊपर ही है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन है. उसके बाद हमने जो है वो एंडोक्राइन के ऊपर करना है, CF डायबिटीज के हिसाब से, फिर बोन डिजीज है, डेंटल हेल्थ है, और एक किसी ने सजेशन की थी कि आसमा के ऊपर भी हो जाए. तो इसके अलावा अगर किसी के और कुछ ख्यालात हैं, कुछ सजेशन है, तो प्लीज हमें ये ग्रुप जो है हमारा बना हुआ CF का, उसमें सजेस्ट कर दें, एंड विल डेफिनेटली अकोमोडेट एवरीबॉडी सजेशंस एंड विल टेक इट फॉरवर्ड. तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी के शामिल होने का. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर नादिया अगेन फॉर हर टाइम एंड एफर्ट.